पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। आज 12 एफबीआर के अफसरों को ओएसडी बना दिया। बाकी रह गए और 22,988, तकरीबन $2 अरब का। जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं और टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स भी कम हुई हैं। पहले 9 महीनों के अंदर जो रेमिटेंसेस आई हैं वो $21 बिलियन आई हैं, जबकि पिछले साल 20.8 बिलियन आई थी। जो हमारे बैंक्स हैं हम्म। उनको हमने फोकस दिया हुआ है कि जी आप दबा के गवर्नमेंट को लैंड करें, ताकि बैठे बिठाए आपको 20, 21, 22% आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड प्रॉफिट्स इन हिस्ट्री नेक्स्ट ईयर। वो फार्मर जिसके साथ ये हुआ है, जिसकी अपनी कॉस्ट पूरी नहीं हुई, क्या वो दोबारा वीट लगाएगा? साउथ कोरिया की, सिंगापुर की, चाइना की, कि जी वहां पे तो देखा ना डेमोक्रेसी नहीं है और कितना जबरदस्त सिस्टम चल रहा है। अगर आपकी लीड कैप्चर या उनकी रिप्रेजेंटेशन सारी असेंबली में बैठी होगी तो इस मुल्क में कोई रिफॉर्म होने वाला नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके सामने हाजिर हैं। आज भी मैं बात करूंगा हारून ख्वाजा साहब से पाकिस्तान की मईशत और दीगर पॉलिसी कुछ फैसले नए सामने आए हैं। और मैं एक मुख्तसर आपको उसका तारुफ बताता चलूं। नंबर एक तो ये कि पाकिस्तान के जो अदाद-ओ-शुमार हैं मईशत के, खसूसन ट्रेड के हवाले से, तजारत के हवाले से, वो कुछ हौसला अफजा रहे हैं। जो बैरून मुल्क रेमिटेंसेस आते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट एक जो बना हुआ है, उसमें भी कुछ तेजी आई है। और फिर ये कि वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर का एक अपबीट किस्म का जो वो नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। तो क्या वाकई मईशत बूम करेगी? ये पहला बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ ये भी ताजिरों से टैक्स कलेक्शन के लिए ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम जो है, एफबीआर इस कोशिश में है कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हुकूमत की भी डिमांड है, आईएमएफ की भी डिमांड है, बल्कि बहुत से पाकिस्तानी कई सालों से, दहाइयों से कह रहे हैं कि प्लीज जो लोग टैक्स नहीं अपना देते वो दें। तो उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और भी एक दो मौजूआत हैं उसका भी जिक्र करेंगे। तो वेलकम हारून साहब। आपको ये भी बता दूं इससे पहले कि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें, आज 12 एफबीआर के अफसरों को ओएसडी बना दिया। अभी अभी मैं देख रहा था हेडलाइंस, तो मैंने कहा कहीं आपके प्रोग्राम्स लगता है कि वो देख रहे हैं आपके साबिक कॉलीग शहबाज शरीफ साहब। बाकी रह गए 22,988। बाकी रखे। अच्छा, ठीक। आप तो कहते थे एफबीआई को खत्म ही कर दे, चलो मैं आता हूँ उसके ऊपर। मैं नहीं लेकिन कहता खत्म करें, मैं कहता नई नई एक ठीक कर एंटिटी दें, बनाए। ठीक कर दें, ठीक कर दें, बिल्कुल रिफॉर्म करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो जाए। जो तिजारत का खसारा जो लाहक होता है पाकिस्तान को कि एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, वो उसके कुछ नंबर्स बेहतर हुए हैं। इसी तरह रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये डिटेल्स इसकी क्या है और आप कैसे इसको देखते हैं कि ये एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर है फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे ट्रेड के नंबर्स शेयर करता हूँ क्विकली, और फिर साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि व्हाट इट इंटेल्स। सो एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें गुड न्यूज़ हैं। $23 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं फर्स्ट 9 मंथ्स, यानी कि 31 मार्च 2024 तक, जो 9 महीने गुजरे इस मालियाती साल के। 23 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं, 21 अरब की थी इसी टाइम पीरियड लास्ट ईयर में। सो तकरीबन $2 अरब का जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं। मेन वजह यह है कि 2 अरब में से 1.96 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जिसमें से 1.9 बिलियन जो है वो फूड ग्रुप का है। राइस जो है आपकी, वो $1.2 बिलियन ज्यादा हुई है पिछले साल के मुकाबले में। वजह मैंने लास्ट टाइम पहले भी बताई है कि इंडिया ने राइस की एक्सपोर्ट बंद किया है। वैसे भी हमारी राइस क्रॉप जो है वो बम्पर राइस क्रॉप हुई है, 5 मिलियन टन अगेंस्ट लास्ट ईयर 3.4 मिलियन टन। तो 1.2 बिलियन जो है वो इसकी वजह से हुआ है। बाकी ऑयल सीड्स, नट्स वगैरह, उसमें मेज यानी कि मकई जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उसकी प्राइसिंग भी बढ़ी है, और वो चाइना में ज्यादा गई है। तो उसमें कोई $250 मिलियन है। मीट की एक्सपोर्ट जो है वो 125, 126 मिलियन डॉलर बढ़ी है। उसमें नई मार्केट्स आई हैं, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह। तो इस तरह से ये तकरीबन बन जाता है कि 2 अरब के करीब। टेक्सटाइल की नोटेबली जो है वो तकरीबन $700 मिलियन कम हुई है एक्सपोर्ट्स। तो कीप इन माइंड, ये मैं इंपोर्ट्स पे आऊंगा वो भी आपको बताऊंगा।
सो ये सारा कुछ ऐड करें, और ये जो आपकी ट्रेडिशनल कारपेट, स्पोर्ट्स गुड, लेदर वगैरह, वो भी कुछ $100 मिलियन कम हुई है। सो कीप इन माइंड कि ये जो प्रोडक्टिव हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड टेक्सटाइल और ये स्पोर्ट्स गुड, लेदर वगैरह, इसकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। राइट, तो ये ध्यान में रखें। तो सो मेनली फूड ग्रुप, यानी कि ये मकई और चावल की वजह से ज्यादा हुई है, और मीट की वजह से। इंपोर्ट्स के ऊपर आ जाएं तो वो लास्ट ईयर जो थी वो 42 बिलियन, 42 अरब डॉलर्स की थी, और इस साल वो 39 बिलियन, 39 अरब डॉलर की है। सो 3 सवा 3 अरब डॉलर कम इंपोर्ट्स हुई हैं। और उसमें मेन वजह जो है, मैंने पहले भी ये बताया था कि 4 अरब डॉलर जो है वो तो आपका ये जो पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट्स जो है उसकी वजह से, वजह ये है कि उसकी प्राइस पिछले साल के मुकाबले में कम रही है। तो इसी तरह हमारी जो टेक्सटाइल, अगेन रिमेंबर, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं और टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स भी कम हुई हैं, और वो तकरीबन $850 मिलियन कम हुई है। इसका मतलब ये है कि टेक्सटाइल मशीनरी जो है, हमारे जो सनतकार हैं, वो उसकी मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगेन हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड। और इसी तरह ये जो टोटल इंपोर्ट्स $3.3 बिलियन की कम हुई है, इसमें मेनली जो गंदम जो है वो लास्ट ईयर 850 मिलियन की हमने इंपोर्ट की थी, और इस दफा वो $219 मिलियन की इंपोर्ट हुई है। और पाम ऑयल, वो भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो $550 मिलियन का फायदा उसमें हुआ है, क्योंकि उसकी प्राइस कम रही है इस साल। इस तरह दालों की भी प्राइस कम रही है, वो $100 मिलियन उससे उससे हुआ है। नोटेबली अगेन, जस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स, कि चाय जो है, बाकी सब इंपोर्ट्स कम हुई, लेकिन चाय कम नहीं हुई। चाय हमने $540 मिलियन की इंपोर्ट की है, पिछले साल 385 मिलियन की। सो $150 मिलियन ज्यादा चाय चाय पी है। तो ये तो थी जी आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। और अगर इसको अब हम जाएं हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर, तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले साल $21 अरब का था, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, $21 अरब का खसारा था, जो कि कम होके तकरीबन वो $16 अरब से थोड़ा कम इस साल है। इसके बाद रेमिटेंसेस की आपने बात की, वो भी कर लें बात, या आप कुछ जी बिल्कुल, बिल्कुल रेमिटेंसेस की बात करें, लेकिन इससे पहले चाय की मैं आपको बात बता दूं कि आप चाय को ना क्रिटिसाइज करें। देखिए, मैं भी अभी चाय पी रहा हूँ। ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हाँ, उगानी चाहिए अपनी, हमें फसलें तैयार करनी चाहिए। मानसैरा वगैरह में मैंने प्लांटेशंस भी देखी हैं। लेकिन ये कि वो आपकी बात ठीक है कि वो चाय के फिगर से मुझे याद आया कि जरा ये मैं अपना। चाय भी कड़कदार होनी चाहिए ताकि नींद खुल जाए, वरना सोते बिल्कुल रहते हैं लोग। बिल्कुल। तो अब आते हैं बैरून मुल्क जो पैसे भेजते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज रेमिटेंसेस जिनको कहा जाता है। जी हारून साहब, वहां पे क्या सिचुएशन है? वहां भी कुछ बेहतरी दिखाई दी है नंबर्स की, कम से कम जो मैं पढ़ रहा था सुबह आज। जी, बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जी वो इस दफा इस महीने बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और पिछले साल जो कि $2.5 अरब, $2.537 बिलियन आए थे, इस साल वो 2.954 बिलियन। सो 2.5 अरब आए थे इस दफा, तकरीबन 3 अरब आ गए हैं। तो उसकी सिंपल वजह यह है कि वो रमजान वगैरह का महीना था और ईद के दिन थे, इसलिए जाहिर है इस महीने में लोग ज्यादा भिजवाते हैं पैसे। अगले महीने में मेरे ख्याल से वो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं, तो पहले 9 महीनों के अंदर जो रेमिटेंसेस आई हैं वो $21 बिलियन आई हैं इस साल, जबकि पिछले साल 20.8 बिलियन आई थी। सो $192 मिलियन ज्यादा आई हैं 9 महीने का, अगर आप टोटल करें। एंड एज आई सेड, अगले महीने, क्योंकि पिछले साल जो रेमिटेंसेस ज्यादा आई थी ईद और रमजान की वजह से, वो अप्रैल के महीने में आई थी। इस दफा वो मार्च के महीने में आ गई है। सो अगले महीने के जब नंबर्स आएंगे मार्च 30 के, अप्रैल 30 के, तो वो मेरे ख्याल से लेवल ऑफ हो जाएगा, बल्कि शायद पिछला साल बेहतर ही हो। तो बाकी थोड़ा आपको आरडीए का भी बता दूं। रोशन डिजिटल अकाउंट जो आज से 5-6 साल पहले लॉन्च हुआ था ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी $182 मिलियन रिसीव हुए हैं, जबकि पिछले महीने $141 मिलियन रिसीव हुए थे। और वो $7.7 अरब
टू डेट पिछले 5-6 साल में रिसीव हुए हैं इसके अंदर, जिसमें से 4.8 बिलियन लोकली यूज हो गए, यानी कि उन्होंने डॉलर्स में भेज के रुपयों में कन्वर्ट करा के लोगों ने अपने घर बना लिए, गाड़ियां ले ली हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये अप्लायंसेस वगैरह जो भी उनकी जरूरत थी। तो इसमें पाकिस्तान को ऑब्वियसली फायदा हुआ है। 1.6 बिलियन डॉलर ये 7.7 बिलियन में से वापस गया है, और 1.3 और वापस जाना है। तो ऑफ कोर्स ये रोशन डिजिटल अकाउंट एक अच्छी काविश थी, और ये अभी भी चल रहा है। इशू इज के हालात ठीक होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी आरडीए के थ्रू भेजें। राइट राइट। अच्छा, वैसे इसमें मैं ये भी थोड़ी सी इजाफा कर दूं हारून भाई के, ये तो बैंकिंग चैनल से हम रिकॉर्ड करते हैं ना, ऑफिशियल चैनल से। बहुत से पैसे तो अनऑफिशियली भी लोग जेबों में ले आते हैं, लिफाफों में, किसी के हाथ भेज दिए। वो भी अच्छी खासी एक तादाद है, तभी तो पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना कंजम्पशन चलती है। और ये अफसोस की बात है कि हम अपनी कोई हमने पैदावार नहीं की और ये और वो। लेकिन ये ओवरसीज जो पाकिस्तानी खानदान है वो मदद करते हैं पाकिस्तानियों की वहां पे जो हाँ, मौजूद इसमें होते आपको एक बात बताऊं, देखें हैं। वो ऑफिशियल चैनल से आने चाहिए, हमारे सब पाकिस्तानियों को ऑफिशियल चैनल से भेजने चाहिए, इसलिए जी। राशन डिजिटल अकाउंट भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब मसला ये है कि जो हमारे बैंक्स हैं हम्म। उनको हमने फोकस दिया हुआ है कि जी आप दबा के गवर्नमेंट को लैंड करें, ताकि बैठे बिठाए आपको 20, 21, 22% आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड प्रॉफिट्स इन हिस्ट्री, तमाम बैंक जो हैं वो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रहे हैं। आगे हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, उसके भी ज्यादा होने की वजह यही है कि रिकॉर्ड प्रॉफिट्स फाइनेंशियल सेक्टर के हैं। इसलिए बैंकों को जरूरत ही नहीं है दूसरी तरफ काम करने की। सो सही है। बैंकों को अपनी जो है सर्विसेज रेमिटेंसेस के लिए उनको अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है, ताकि जो खान साहब जो हैं या भट्ट साहब जो हैं या चौधरी साहब जो हैं जो बैठे हुए हैं ये करेंसी डीलर्स, उनके थ्रू अनऑफिशियली हुंडी के थ्रू ना आए पैसे, और लोग प्रेफर करें बैंकों के थ्रू भेजने में, क्योंकि उनको इंसेंटिव्स मिले। रोशन यही। डिजिटल अकाउंट भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। लेकिन जब मुल्क के अंदर एक फुकदान होगा, एक ट्रस्ट का, ट्रस्ट डेफिसिट, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होगी, तो लोग फिर अनऑफिशियल चैनल्स को प्रेफर करते आर्टिफिशियल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हारून भाई ये अभी आपने कुछ ओवरव्यू दिया। अकबर इसमें आप रुपया कदरे स्टेबल है, एक ये नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की आपने जिक्र कर ही दिया, खुद ही तेजी। अच्छा, ज़रूरी हमारी जो फसलें हैं वो भी इस बार उनकी अच्छी, मसल वीट की अभी मसला बना हुआ है लेकिन वो भी एक बम्पर क्रॉप हुई है। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्या इकोनॉमी बूम करेगी? वजीर आजम शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्टर जो नए हैं वो तो बड़े दावे कर रहे हैं कि जी अब तो बिल्कुल चल गई इकोनॉमी। मैंने भी इस हफ्ते में, आपने भी देखा होगा, दो तीन हमने इंटरव्यूज भी किए इकोनॉमिस्ट के, तो वहां भी उनका ये कहना था कि जी ये अच्छे लग रहे हैं आसार। तो आप क्या समझते हैं कि बूम की तरफ जा रहे हैं हम? हैं। बूम की तरफ, मसला पाकिस्तान के बूम का यह है कि उसके बाद बस्ट आ जाता है, कि बूम एंड बस्ट साइकिल्स। तो अब आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की है, मैं उनको वन बाय वन ले लेता हूँ, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लें कि क्या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और हमारे जो देखने वाले हैं वो खुद ही डिसाइड। पहले उन्होंने कहा जी रोबस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ, जबरदस्त जनाब, 30 मिलियन टन की हमारी हुई है वीट की, शायद उससे भी ज्यादा क्रॉप, बम्पर क्रॉप है। लेकिन आप देखें कि किसान का क्या हाल हो गया। जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो इंपोर्ट करके चलेगी, इंपोर्ट भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कराया, और मार्केट में इस वक्त एक्सेस वीट है। अगर आप बाहर से मंगवाएं तो फ्रेट वगैरह डाल के भी वो सस्ती पड़ती है पाकिस्तान में उगाने के मुकाबले। फार्मर ने इसलिए लगाई थी वीट इस दफा, और ज्यादा इसलिए लगी क्योंकि आपने सपोर्ट प्राइस 3,900 अनाउंस की थी, इसलिए फार्मर ने प्रेफर किया कि किसी और की बजाय वीट, किसी और क्रॉप की बजाय वीट को लगाए। और अब जबकि फसल कट के तैयार हो गई है तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। पहले पंजाब गवर्नमेंट जो है वो गायब हो गई, वो ना खरीदें। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जाके फेडरल गवर्नमेंट से बात की, फेडरल गवर्नमेंट चुप रही। अब वो आज ही शायद कोई बयान आया प्राइम मिनिस्टर का कि जी हम सारी वीट उठा लेंगे। अब देखते हैं वो उठाते हैं कि नहीं, और किस रेट के ऊपर उठाते हैं, क्योंकि अगर बारिशें हो गई तो वो इस वक्त कट के बाहर पड़ी हुई है, और वो फिर उसके अंदर डैम्पनेस का खतरा है।
तो ये है जी, रोबस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, तो हम ये करते हैं अपने फार्मर का। अब आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर वो फार्मर जिसके साथ ये हुआ है, जिसकी अपनी कॉस्ट पूरी नहीं हुई, क्या वो दोबारा वीट लगाएगा? सो एक ये बात। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि इन्फ्लेशन अफराते जर जो है वो नीचे जा रही है। अफराते जर बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं, नीचे जा रही है, लेकिन उसकी मेन वजह ये है, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर इफेक्ट, कि पिछले साल इस महीने में वो इन्फ्लेशन जो थी वो 35-36% थी। तो जब आप उसके मुकाबले में अब वो करते हैं, इसलिए वो इन्फ्लेशन, वो इसलिए नहीं जा रही कि चीजों की प्राइसेस, चीजों चीजों चीजें नीचे, उनकी प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो गई। अभी भी अगर एक्सपेक्ट करें 17-18% के करीब, ये नेक्स्ट वीक अनाउंस होंगे जब नंबर्स, तो 17-18 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि चीजें कम हो गई हैं, उसका मतलब है कि रफ्तार जिससे चीजें इंक्रीज हो रही थी वो 36 से कम होकर 18 हो गई। सो ये हो गई इन्फ्लेशन की। फिर उन्होंने कहा जी रुपी बड़ा स्टेबल है और स्ट्रांग है। तो ये तो सबसे ज्यादा जो डर जिस बात से मुझे लगता है, और मेरे ख्याल से और भी जो लोग समझते हैं थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स को, कि देखें आप, स्टेट बैंक जो है वो धड़ाधड़ डॉलर खरीदी जा रहा है। आपकी एलसीज जो हैं वो खोलने के, उसके अंदर बहुत पाबंदी है। आप अगर कोई एलसी खोलना चाहे तो वो आराम से नहीं खोल सकता, बड़े हर्डल्स हैं उसके। ठीक है। आपने प्रॉफिट रिपैट्रिएशन करनी है, अगर अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो तो आप भूल ही जाएं। तो इन्होंने बिल्कुल। आर्टिफिशियली पकड़ के इंपोर्ट्स को कंप्रेस किया हुआ है। और देखें, इन अ वे इट्स गुड, जो ऐसी लग्जरी आइटम्स हैं उसको तो बिल्कुल करें आप, लेकिन आप अगर रिपैट्रिएशन को रोकना शुरू कर दें, डिविडेंड्स बाहर लोगों ने बेचने वो कर दें, अगर आप मशीनरी जो जायज मशीनरी है बीएमआर के बिल्ड बिल्ड मॉडर्नाइज वगैरह, उसके लिए वो रोकना शुरू कर दें, जो जायज डिमांड्स हैं इंपोर्ट्स की उनको रोकना शुरू कर दें, तो आप आर्टिफिशियली आपने अपने वैल्यू रुपी की मेंटेन की हुई है। ठीक है, आप कर लें, ये पहले भी हुआ है। मुशर्रफ साहब के दौर में 60 रुपए के ऊपर रहा है डॉलर। उसके बाद वो 8 साल बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उनको वो 110 पे ले जाना पड़ा एकदम। उसके बाद फिर जो तीसरी गवर्नमेंट आई या चौथी गवर्नमेंट आई उनको फिर 160 पे ले जाना पड़ा, और फिर जब ये केयर टेकर से पहले गवर्नमेंट आई थी उनको 330 पे ले जाना पड़ा था। तो ये देखें, यू नीड, आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ आप वो 1-2 साल ठीक है उसको सप्रेस करके रख लेंगे, लेकिन फिर एकदम जो है ये बढ़ेगा। उससे बेहतर है कि एक स्टेडी पेस के ऊपर बढ़ता है। सो ये है जी स्ट्रॉन्ग रुपये की कहानी। बाकी दो और ठीक। पॉइंट्स उन्होंने कहे। एक तो ये जी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज या रिमिटेंसेस की बात हुई थी, बड़ी जबरदस्त रिमिटेंस आ गई, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई रमजान और थी, तो वो अगले महीने में लेवल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल ईद जो थी वो अप्रैल में आई। फाइनली उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, तो आपको पता है मैंने इसके ऊपर तो आपके साथ एक प्रोग्राम भी किया था कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इन नो वे, उसका जो वॉल्यूम है वो इतना छोटा है कि वो किसी तरह से भी पाकिस्तान की ब्रॉड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो और उसमें मेनली ये रिकॉर्ड बैंकिंग प्रॉफिट्स हैं और इंटरेस्ट रेट्स कम होने हैं, और इस टाइप की ऑयल प्राइसेस ग्लोबल जो हैं वो थोड़ी कम है, सबड्यूड है। वो पहले वॉर की वजह से, इसराइल गाजा की वजह से, ईरान की वजह से वो सोच रहे थे ज्यादा हो जाएंगी प्राइसेस, लेकिन वो नहीं हुई। सो ये एक बॉयंसी स्टॉक मार्केट में है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है ऑन ग्राउंड सिचुएशन से पाकिस्तान की इकोनॉमी का। तो ये है जी माय व्यूज अबाउट। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की सियासी जो बयानबाजी है उसको थोड़ा सा टेम्पर किया जाए, एनालाइज किया जाए, ताकि नाजरीन जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो उनको भी बेहतर जिसे कहना चाहिए इंफॉर्मेशन मिले। तो हारून साहब बढ़ते हैं। मैं अगला जो नुक्ता है वो जो बड़ा अहम है, वो ताजरों को टैक्स नेट में लाना। और उसके लिए जो कार्रवाइयां बड़ी, आपको पता हर गवर्नमेंट ये ऐलान करती है। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ, आई एम श्योर आप भी इत्तेफाक करेंगे कि हर गवर्नमेंट का ये बयान होता है कि जी हम ताजरों को ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी भी शुरू हो गया काम। अब वो नया क्या सो बोलते हैं, ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम जो है वो लागू किया जा रहा है। ये क्या ताजिर दोस्त ऐप, ये मतलब सारे जो पीओएस सिस्टम वगैरह वगैरह,
तो एफबीआर ये करता भी है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। तो थोड़ा सा इसके बारे में ये बताइए कि अव्वल तो ये जो क्वेश्चन की है इस बार, तो जरा थोड़ा सा प्रेशर भी है आईएमएफ का, और वैसे भी मुल्की जो हालात हैं तो शायद तवक्को कर सकते हैं कि मे बी थिंग्स आर डिफरेंट दिस टाइम। बट आप क्या समझते हैं कि क्या ताजिरों के को टैक्स नेट में लाया जा सकता है और लाया जाएगा? देखिए रजा, ये थोड़ा सा ना मैं इसमें ऐड करूंगा एक और चीज। वो आपने शायद पिछले प्रोग्राम में या उससे पिछले में आपने वो बात की थी। यूसुफ नजर साहब, अगेन मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये 10 साल के लिए गवर्नमेंट आ जानी चाहिए टेक्नोक्रेटिक वगैरह। और उसका रिबटल, काइंड ऑफ रिबटल या उसका जवाब इनडायरेक्टली दिया है साकिब शिरानी साहब ने। एक आर्टिकल लिखा है डॉन में कल, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। तो उसमें साकिब शिरानी साहब ने बेसिकली ये बताया है कि जी पाकिस्तान की ये तो हम बड़ी ट्राई कर चुके हैं, और दुनिया में बार बार मिसाल दी जाती है साउथ कोरिया की, सिंगापुर की, चाइना की, कि जी वहां पे तो देखा ना डेमोक्रेसी नहीं है और कितना जबरदस्त सिस्टम चल रहा है। लेकिन वो जो 50 कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है उनका बेड़ा गर्क हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला और म्यांमार, इजिप्ट, ट्यूनिसिया वगैरह, वो सारी आप देखें तो उनकी भी तो बात करें ना। तो बड़ा अच्छा उन्होंने ब्रॉड बेसिकली पाकिस्तान का उन्होंने ये नतीजा निकाला है, जिससे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इलीट कैप्चर, ये आपने बार बार लफ्ज सुना होगा, इलीट कैप्चर पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही यही है कि पाकिस्तान की इलीट जो है वो इतनी इंट्रेंच्ड हो गई है, उसने पाकिस्तान को इस शिकंजे में रखा हुआ है कि उनके उनके बेनिफिट में नहीं है कि कोई किसी किस्म के रिफॉर्म्स आ सके। तो अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर, क्योंकि ये इलीट कैप्चर है इसका जवाब जो आपने सवाल किया है कि जी एफबीआर, पॉइंट ऑफ सेल्स, ताजर दोस्त, ट्रैक एंड ट्रेस, इसमें क्यों फेल हो जाता है। सो पॉइंट ऑफ सेल और जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल होता ही है कि आपके जो रिटेलर्स हैं वहां पे आप जाके एक मशीन लगा देते हैं, और वो सेल जो है उस मशीन, आपकी रसीद जो है उस मशीन से निकलनी होती है, और रसीद के ऊपर वो एक बार कोड होता है जिसमें आपको पता लगता है कि जी एफबीआर से तस्दीक शुदा रसीद है, और उसी वक्त एफबीआर का सिस्टम जो है अपडेट हो जाता है कि जी ये रिटेलर जो है इसकी इतनी सेल हो रही है। इसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। ट्रैक एंड ट्रेस ये है कि जी आपकी फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे तो ये इस तरह रिटेलर वाला नहीं लग सकता पॉइंट ऑफ सेल, तो वहां पे आपकी बोरियां बनती हैं, बोरियों के ऊपर आप स्टैंप लगाते हैं जाके, ऑफिशियल स्टैंप एफबीआर की, जो कि एक बार कोड के थ्रू या एक सिस्टम के थ्रू वो एफबीआर के अंदर रजिस्टर हो जाती है कि जी इतनी बोरियां बनी हैं, और फिर ये बोरियां कहाँ पे जा रही हैं, किस, यानी कि सेकंड स्टेज के पास किसके पास, किसने खरीदी, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इस तरह से ये कि कोई ऐसी बोरियां तो नहीं बन रही, ऐसी प्रोडक्शन तो नहीं हो रही जिसके ऊपर एफबीआर की तस्दीक शुदा स्टैंप नहीं है या कोई स्टैंप नहीं है। ये दो जो थे, ट्रैक एंड ट्रेस एंड पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी, और आज से तकरीबन 4-5 साल पहले इसको उनके प्रेशर के ऊपर, और उन्होंने पैसे दिए ये सिस्टम लगाने के। तो वो जब सिस्टम लगा, उस गालबन शबर जैदी साहब थे, वो लगा तो गए, उसके बाद मतलब ये आप ऐसे, वो शबर जैदी साहब भी चले गए, और ये सिस्टम ऐसा था कि सिर्फ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को दिखाने के लिए लगाया था। उनके पैसे लेके खर्च भी कर दिए मेरे ख्याल से, जिससे लगवाया था आधे उसको दिए होंगे, आधे अपने जेब में डाले होंगे, पर हु नोस। वो सिर्फ दिखाने के लिए, उसके बाद कभी उसको फॉलो अप नहीं किया। राइट। सो इसका मतलब क्या है, अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है, एक बुक, आपकी मेन इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? नंबर 1 शुगर, ये वहां पे। नंबर 2 सीमेंट, बेवरेजेस, टबैको, फर्टिलाइजर। सो ये 4-5 मैंने आपको गिनाई। अब आप देखें, अब होता क्या है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बिल्कुल मतलब लगा हुआ है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब वहां से बोरियां, उसके ऊपर एफबीआर की स्टैंप लगती है, वो तो ट्रेस हो जाती हैं, ठीक, लेकिन जाली स्टैंपें लगा के जो जाती हैं वो तो ट्रेस नहीं हो सकती। सो मसलन अगर शुगर या फर्टिलाइजर या कोई भी चीज ट्रक में अफगानिस्तान जा रही है, तो देर इज नो वे आप उसको, अगर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप
को पता ही नहीं लग सकता। होना तो ये चाहिए, आपको पता लगे किस फैक्ट्री में बनी है, किस बैच में बनी है, ये बोरी किस दिन बनी थी। इसका मतलब पूरा एक डेटा होता है। अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता लगेगा? सो इस अच्छा, कौन इन्वॉल्व है जी शुगर में? सारे पॉलिटिशियंस, तमाम शुगर इंडस्ट्री आपकी इस वक्त जो है ना वो बैठी हुई है आपकी असेंबली के अंदर, या उनके नॉमिनीज बैठे हुए। बेवरेज इंडस्ट्री, आपके पॉलिटिशियन। आपकी फर्टिलाइजर, उसमें ऑब्वियसली द एलिफेंट इन द रूम जिसका नाम ही हम लेते, और पॉलिटिकली कनेक्टेड पीपल। सीमेंट इंडस्ट्री, आपके टॉप के बिजनेसमैन प्लस द एलिफेंट इन द रूम जिसका नाम ही हम लेते। तो मतलब मैं जिस इंडस्ट्री की भी आप बात करें उसके अंदर ये, दिस इज व्हाट इज एलीट कैप्चर। उनके बेनिफिट में नहीं है कि ये ट्रैक एंड ट्रेस हो। और अगर ट्रैक एंड ट्रेस नहीं है तो फिर पॉइंट ऑफ सेल भी, उसकी भी क्या जरूरत? ताजरों के ऊपर, बड़े बड़े ताजरों के ऊपर क्या जरूरत है जी उनकी सेल को आप किसी तरह से मॉनिटर करें? तो ये है जी बेसिकली इलीट कैप्चर इसको कहते हैं। अगर आपकी इलीट कैप्चर या उनकी रिप्रेजेंटेशन सारी असेंबली में बैठी होगी तो इस मुल्क में कोई रिफॉर्म होने वाला नहीं। बाकी छोटा सा ताजर दोस्त की वो छोटी सी ऐप है, और वो इतनी इल प्लान थी, वो तो बेसिकली एफबीआर ने अभी दिखाने के लिए कि जी हम किसी तरह से कुछ दिखाएंगे, हम कुछ कर रहे हैं, ताकि 2-3 महीने हमें कुछ ना कहा गया। वो टोटली फ्लॉप्ड आइडिया है कि आप बना दें और ताजर को कहेंगे आके आप उसके ऊपर रजिस्टर कर लें, वो किसी ने भी नहीं किया। ये जो आपने बात कही है ये बहुत अहम है लीड कैप्चर का, क्योंकि इसका ताल्लुक दोनों चीजों से है। इस्लाहात जिसका जिक्र बार बार हम करते हैं, या सर्जरी आप कभी कहते हैं कि टोटली इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, और दूसरा ये जो टैक्स के अहदाफ हैं उनको भी हासिल करने के लिए, यहाँ पे दोनों ही जगह के ऊपर ये प्रॉब्लम होता है क्रिएट। मेरा ये ख्याल है हारून साहब कि ये इसके बगैर जो है चारा कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर ये हमारी जिसे कहते हैं सियासी क्लास में थोड़ी सी भी बसीरत और शऊर हो, और थोड़ी सी एलीट जिन्होंने कैप्चर किया है वह थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, तो यकीन करें कि हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी उसके आसार दिखाई नहीं दे रहे, यही तो प्रॉब्लम देखिए है। ना, एक फाइनल में बात करूं मैं, हम क्यों कहते हैं सर्जरी, हम क्यों कहते हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म्स? जी। हम इसलिए कहते हैं कि सिविल सर्विस अगर ठीक होगी तो वो नहीं मानेंगे इनकी एलीट की बात। वो कैसे राइट। ठीक होंगे? हम क्यों कहते हैं लोकल गवर्नमेंट? हम लोकल गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं कि लोगों की गवर्नमेंट बनेगी जब, तो उसकी ओवरसाइट आएगी। हम चाहते हैं पुलिस की ओवरसाइट लोग करें। कोई नहीं बिल्कुल। चाहेगा कि उसके साथ वाले घर के अंदर कोई बदमाश हो, या जुआ हो रहा हो, या कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो। नेबरहुड वॉचेस। तो जब पुलिस लोगों के अंडर आएगी तो ये सारी चीजें रुकेंगी। जब ब्यूरोक्रेसी जो है, जब सिविल सर्विस उसकी ओवरसाइट लोग करेंगे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो अफसर हैं उनको भी ये सपोर्ट मिलेगी कि जी हम कैसे करें, हमारे हमें तो लोग बढ़ जाएंगे। सो इसलिए हम कहते हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म, इसलिए कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, इसलिए कहते हैं जुडिशरी के रिफॉर्म्स, इसलिए कहते हैं कि अब बजट जो है उसको दोबारा बनाएं, क्योंकि ये बजट तो एलीट के लिए बनता है। एंड ऑफ बिल्कुल। कोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसका फायदा अगेन पॉपुलेशन को होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। हारून साहब, ये तो गुफ्तगू जो है ना अभी आपने जो की है उसमें भी इतने ज़्यादा पॉइंट्स आपने निकाले हैं, लेकिन अफसोस ये कि हमारे शो का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। नहीं तो हम इसको कंटिन्यू इंशाल्लाह रखेंगे। हम बात तो करते आए हैं नाज़रीन इन्हीं इस्लाहात के हवाले से, टैक्स रिफॉर्म के हवाले से, एफबीआर के हवाले से। और उस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि हम इस तरह की बात करें जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, जो कि प्रैक्टिकल मेजर्स हो। सिर्फ गुफ्तगू गपशप जो पाकिस्तान में ड्राइंग रूम एक कॉन्वर्सेशन का कल्चर है, उसको तर्क किया जाए और बात किया जाए भाई किया क्या जा सकता है और किया क्या होना और होना क्या चाहिए। तो असल बात तो ये है। तो थैंक यू हारून साहब, थैंक यू व्यूअर्स, और आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। अगले हफ्ते हम आपके कमेंट्स भी एड्रेस करेंगे। बाय फॉर नाउ।